चलो बच्चों, कल तक मैं पवन कुमार, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ आपको। और कल तक अपन ने क्या पढ़ा था, एक फंक्शन के बारे में कुछ बातें अपन ने पढ़ी थी। फंक्शन के टाइप्स हैं, वो 1 और O(2) कैसे होगा वगैरह वगैरह। मुझे जब रिस्पॉन्स ज़्यादा की उम्मीद थी, लेकिन बच्चे वो वापस सवाल कम ही पूछ रहे हो आप लोग, क्योंकि ये इतना सरल टॉपिक भी नहीं है जितना आसानी से समझ में आ जाए। इसका मतलब ये कि या तो आप कम देखते हो इनको, और अगर आप देखते हो तो फिर आप मतलब ढंग से पढ़ते नहीं हो। कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, रिस्पॉन्स है वो भी वापस कम ही आ रहे हैं। एक बच्चे ने ज़रूर मुझसे पूछा है कि On2 को वापस पढ़ाना है एग्जाम्पल सहित। तो देखो, अभी पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ में मतलब वीडियो के बीच में आपको मिल जाएगा कि On2 वो अपन कैसे प्रूव करेंगे और कैसे अपने को पता चलेगा कि ये On2 है या नहीं है। चलो देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं एक कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट का मतलब आप लोग जानते ही हो, कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन देखो, जैसा कि इसका नाम है, कंपोजिट का मतलब दो या दो से ज्यादा को मिलाकर। यानी एक फंक्शन आपके पास f है, वो ऐसा है जो a से b में डिफाइन है। कहाँ से कहाँ है? a से b में। जबकि दूसरा फंक्शन है वो g है, जो है आपका b से c में डिफाइन है यूं। तो यहाँ पर f के लिए ये a इसका डोमेन हो गया, b इसका कोडोमेन हो जाएगा। फिर g है, g के लिए b इसका डोमेन हो जाएगा और c इसका कोडोमेन। और एफ एक्स इक्वल टू अपन मान लेते हैं कि कोई फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। जबकि जी एक्स इक्वल टू अपन फंक्शन मान लेते हैं कि ये है रूट एक्स प्लस 7 मान लो। ठीक है, अब ये दो फंक्शन है, इनका मतलब क्या हो गया कि ये अपने को, जैसे अपन ने कल डायग्राम वगैरह बना के समझे थे, उस आधार पर अगर अपन समझें तो ये इस प्रकार है कि एफ है वो आपका डोमेन हो गया, आपका ये ए, ये को डोमेन हो गया बी। ठीक है, ये बी जो है ये फिलहाल एफ के लिए को डोमेन है, लेकिन जी की बात करें तो जी के लिए ये डोमेन है, और बी के बाद में ये सी हो गया जी का को डोमेन। तो कंपोजिट फंक्शन अपने को क्या करता है, पहले तो अपन एफ और जी को समझ के देखें कि ए की वैल्यू ए में से अपन एक्स की वैल्यू एफ में रखेंगे तो अपने को कोई ना कोई वैल्यू प्राप्त होगी। ये वैल्यू अगर अपन जी में एक्स की जगह पर रखेंगे तब जाके अपने को सी में कोई ना कोई वैल्यू प्राप्त होगी। मतलब आप यूं कह सकते हो कि एफ फंक्शन है वो ए से बी में अपने को एफ एक्स पहुंचाएगा, फिर बी से सी में अपने को फंक्शन पहुंचाएगा जी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ए से शुरुआत अपन ने की, बी में पहुंचे, बी की वैल्यू अपन ने जी में रखी, फिर अपन सी में पहुंचे। तो इस प्रकार पहुंचने में अपने को दो कैलकुलेशन करनी पड़ती है। पहले एफ एक्स को कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके बाद में जी एक्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इनको कैलकुलेट करने की बजाय कंपोजिट फंक्शन है वो आपको एक ऐसी सुविधा प्रदान करता है कि आप ए से सीधे सी में चले जाओ। ठीक है, जो कहलाता है आपका, जैसे अगर अपन एफ को कैलकुलेट करके जी में रखते हैं तब तो ये कहलाता है गोफ, और यदि अपन जी को पहले कैलकुलेट करके एफ में रखते हैं तब ये कहलाता है फोग। तो ये आपका क्या है, गोफ जो है ये है आपका कंपोजिट फंक्शन। क्या हो जाएगा? कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। और कंपोजिट फंक्शन यानी गोफ की बात करें तो गोफ के लिए ए तो क्या हो जाएगा, डोमेन, और सी हो जाएगा कोडोमेन। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका कंपोजिट फंक्शन। अब इस कंपोजिट फंक्शन के बाद में देखो कुछ शर्तें और लागू होती हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने गो फाइंड आउट किया, तो गो फाइंड आउट किया मतलब ए से सी में पहुंच गए। तो इसी प्रकार अगर अपन देखें तो क्या अपन फोग फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी सी से ए में पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। तो देखो, सी से ए में पहुंचेंगे तब भी पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले जी आना चाहिए फोग के लिए। यानी पहले अपन जी के लिए लिख लेते हैं कि ये हो गया आपका बी। बी के बाद में अगर बी की वैल्यू, बी में से अपन वैल्यू रखेंगे जी में, तो जी में रखेंगे तब ये वैल्यू मिलेंगी अपने को वापस से सी में। और फिर एफ के लिए डोमेन आएगा, फिर एफ के लिए को डोमेन। तो यहाँ पर देखो, एफ के लिए डोमेन था वो था आपका ए, और को डोमेन था वो क्या था, बी। तो अगर यहाँ से अपन बी से सी में पहुंचे मतलब फंक्शन जी एक्स हो जाएगा, लेकिन सी से ए में पहुंचने के लिए अपने पास कोई फंक्शन नहीं है। इसका मतलब सी से ए में पहुंचने के लिए कोई फंक्शन नहीं है, तो मतलब गोफ है वो परिभाषित नहीं होगा, यानी डिफाइंड नहीं होगा। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि गोफ डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आई? एक बार फिर देख लो आप, जैसे ये था यहाँ पर, तो मतलब गोफ के लिए क्या हो गया था, फोग के लिए, फोग है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। जबकि
यहाँ पर क्या था कि f के लिए डोमेन था आपका a, को डोमेन था b, फिर b है, b जो है वो f के लिए को डोमेन था लेकिन g के लिए डोमेन था। तो इस प्रकार b की वैल्यू, b में से अपन x की वैल्यू अपन ने g में रखी, g में कैलकुलेट करके अपने को c तक पहुंचाया। लेकिन यहाँ पर जैसे p है वो दोनों में कॉमन है, इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, दोनों में कॉमन नहीं है। दोनों में कॉमन नहीं है मतलब जो g है उसका को डोमेन है वो f के डोमेन के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो फोग है वो डिफाइन नहीं होगा, जबकि गोफ है वो डिफाइन होगा। तो बेसिकली फोग और गोफ दोनों ही दो फंक्शन f और g के लिए डिफाइन कब होंगे, ये तब होंगे जब एक का डोमेन है वो दूसरे का को डोमेन हो और दूसरे का को डोमेन है वो पहले का डोमेन हो। जैसे सिंपल सा तरीका अपन मान के चलें तो यूं समझ लो कि कोई फंक्शन f है वो आपका a से b में डिफाइन है और g है तो वो वापिस b से a में डिफाइन है। तो यहाँ पर देखो f का जो को डोमेन है वो g के डोमेन के बराबर है, जबकि g का को डोमेन a है वो f के डोमेन के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में आपका फोग और गोफ यानी फोग अक्ष है वो भी एग्जिस्ट होगा और गोफ अक्ष है वो भी एग्जिस्ट होगा। यानी इस स्थिति में दोनों ही एग्जिस्ट हो जाएंगे। जबकि अगर ये ए और बी यानी डोमेन और को डोमेन अगर आपस में बराबर नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों के दोनों मतलब गोफ और फोग एग्जिस्ट नहीं होते। ठीक है, चलो ये तो था फोग और गोफ का। अब इसके बाद में देखते हैं अपन इनवर्स फंक्शन। क्या देखते हैं, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन देखो क्या होता है, जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था कि कोई फंक्शन आपके पास एफ अक्ष है ना, कोई भी मान लो जो आपका डिफाइन है ए से बी में, ए से बी में डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है मतलब डोमेन हो गया इसका ए और को डोमेन हो गया बी। ठीक है, अब ए से बी में डिफाइन है इसका मतलब फंक्शन में अपन अक्ष की वैल्यू ए में से रखेंगे तो ए में से रखने पर ये बी में पहुंचा देगा अपने को, यानी ए से बी तक की कैलकुलेशन हो जाएगी एफ अक्ष। अगर ए से बी में अपने को एफ अक्ष पहुंचाता है तो फिर क्या कोई ऐसी सुविधा है कि अपन वापस बी से ए में आ सकें, बी से ए में आ सके मतलब इसका रिवर्स होना चाहिए। ए से बी में अगर एफ अक्ष पहुंचा रहा है तो बी से ए में अपने को क्या पहुंचाएगा, एफ का रिवर्स। एफ का रिवर्स मतलब जिसको अपन कहते हैं एफ इनवर्स। ठीक है, अब इस एफ इनवर्स के लिए देखो शर्तें क्या क्या आ जाती है। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलो, वैसे तो देखो हर एक कैलकुलेशन के लिए ना किसी भी फंक्शन को अपन यूं कह सकते हैं कि ये इनवर्स होगा, लेकिन कुछ शर्तें क्या क्या हैं। जैसे मान लो अपन यहाँ पर एक फंक्शन लेके चले कि एफ अक्स इक्वल टू अक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर एफ अक्स इक्वल टू अक्स स्क्वायर है तो यहाँ से जैसे अपन ने माइनस का 1 रखा तो माइनस 1 के लिए रिजल्ट तो प्लस का 1 आना चाहिए। फिर अपन क्या रखें, प्लस का 2 रख दें तो प्लस का 2 के लिए वैल्यू क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। ठीक है, तो अब शर्त क्या क्या आ जाती है कि यहाँ से जैसे मान लो कोई दो वैल्यू ऐसी आ रही है जिनके लिए फंक्शन एक जैसी वैल्यू देगा। जैसे आपने -1 रखा और +1 रखा तो भी वैल्यू क्या आई, प्लस का 1 नहीं आई। फिर माइनस का 2 रखेंगे तो भी वैल्यू प्लस का 4 आएगी। यानी यहाँ पर दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए या डोमेन की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए फंक्शन की एक जैसी वैल्यू आ रही है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि हमेशा ये एक वैल्यू पर एक जैसा आएगा, एक वैल्यू पर एक जैसा आएगा मतलब दो अलग अलग वैल्यू के लिए एक जैसा फंक्शन है वो एक जैसा नहीं होगा। यानी दो डिफरेंट वैल्यू के लिए अगर फंक्शन एक जैसा हो जाता है तो वहां पर ये कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है कि ये कौन सी वैल्यू के लिए रिस्पॉन्डिबल है। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलो किसका, पाई आर स्क्वायर का। जैसे एरिया ऑफ सर्किल होता है तो एरिया ऑफ सर्किल ए इक्वल टू अगर अपन पाई आर स्क्वायर मान के चलें तो इसको अपन एक फॉर्मूला ना मानकर अगर एक फंक्शन मान के चलें जो आर की टर्म में है तो इस फंक्शन के लिए दिक्कत क्या आएगी कि जैसे अपन आर की वैल्यू अगर अपन -7 रखेंगे, यानी यहाँ पर आर है वो रेडियस नहीं है, देखो आर है वो रेडियस नहीं मानेंगे अपन, आर एक सिर्फ अपने पास एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। इसलिए अगर अपन ए कोई फंक्शन आर की टर्म में मान के चलें तो ए -7 है वो भी कितना होगा, 94 पाई होगा, और ए +7 है वो भी कितना होगा, 49 पाई होगा। सॉरी 94 बोल दिया था, 49 पाई होगा। तो देखो यहाँ पर ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि -7 के लिए अपन 49 पाई माने या +7 के लिए 49 पाई माने। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, दो डिफरेंट वैल्यू के लिए एक जैसी वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो क्या है, मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है तो फिर वो
इन्वर्स होने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, चलो। तो पहली शर्त तो ये इन्वर्स के लिए कि एक फंक्शन है उसका 1 1 होना जरूरी है। अगर एक फंक्शन 1 1 हो जाता है तो उसके बाद में देखो और कौन कौन सी चीजें आपने को देखनी है। देखो 1 1 के बाद में शर्त ये आती है कि जैसे आपने यही एग्जाम्पल लिया था, कौन सा, एरिया वाला। तो एरिया वाले के लिए आप ये मान के चलते हो कि अगर रेडियस 7 यानी r इक्वल टू 7 होगा तब इसका एरिया a इक्वल टू कितना आना चाहिए, 49 पाई आना चाहिए। तो फिर कंडीशन तो ये भी है कि अगर a इक्वल टू 49 है तो उसी फॉर्मूले के अनुसार r इक्वल टू क्या आना चाहिए, आपका 7 भी तो आना चाहिए वापस। ठीक है, यानी r के लिए अगर 49 पाई है तो 49 पाई के लिए फिर 7 आना चाहिए, तभी तो ये इन्वर्स होगा। या फिर मान लो कि कोई एक ऐसा एरिया है जिसके लिए रेडियस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या वो एरिया माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, फंक्शन है वो ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू नहीं होगा मतलब आप यूं समझ लो कि जैसे ये रेडियस है और ये आपका एरिया है, यहां पर अपन ने रेडियस की कोई वैल्यू रखी और रेडियस की वैल्यू रखने पर यहां पर कोई ना कोई अपने को एरिया मिल गया, यानी ये r और ये a। अब r की हर एक वैल्यू के लिए a अगर कोई ना कोई एग्जिस्ट करता है तो a की अगर कोई वैल्यू ऐसी रह जाती है जो r के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे मान लो 49 माइनस का 49 पाई है, तो माइनस का 49 पाई अगर वैल्यू एरिया है तो r की कोई भी वैल्यू उसके लिए एग्जिस्ट नहीं होगी। इसका मतलब इसका इन्वर्स यानी ये फंक्शन है वो ऑन टू नहीं होगा। अगर ऑन टू नहीं होगा तो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट, इन्वर्स डजंट एग्जिस्ट। बात समझ में आई बेटा, आपने सवाल पूछा था उसके अनुसार। देखो अगर किसी फंक्शन के को डोमेन में कोई एक ऐसी वैल्यू रह जाती है जो डोमेन के किसी भी वैल्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो तो फिर वो फंक्शन है वो ऑन टू टाइप नहीं होता है। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक फंक्शन के इन्वर्स के लिए एक फंक्शन का 1 1 और ऑन टू दोनों ही होना जरूरी होता है। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों में से किसी एक टाइप को फॉलो नहीं करता, इसका मतलब उसके इन्वर्स का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इसको 1 1 और ऑन टू प्रूव करने के लिए जो बातें आपको अब से पहले तक बताई हैं वो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मान लो कि एक फंक्शन लेके चलते हैं अपन की एफ अक्स है, एक फंक्शन है आपके पास एफ अक्स जो एफ अक्स इक्वल टू है साइन एक्स और डिफाइन है वो आपका एफ आर डिफाइन है। तो अगर फंक्शन एफ है वो R2R यानी डोमेन है उसका वो भी R है और को डोमेन है वो भी क्या है, R है। तो R2R डिफाइन होने के लिए अपने को ये देखना है कि, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस उठा, बीच में पावर कट हो गई थी। चलो अब आगे देखते हैं कि अपन ने एक फंक्शन माना था एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और एफ है वो R2R यानी डोमेन है वो भी R है और को डोमेन है वो भी R है। तो ऐसी स्थिति में अपने को पता है कि फंक्शन है अपने पास वो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जबकि डोमेन है वो रियल नंबर है। रियल नंबर है मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए अगर अपन देखें तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने पास। इन चारों क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो 2 में पॉजिटिव और 2 में नेगेटिव, यानी दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये एक मतलब इक्वल आता है। इक्वल आता है इसका मतलब अपन यूँ कह सकते हैं कि फॉर x1 यानी एक वैल्यू लेके चलते हैं अपन, x1 इक्वल टू 45 और x2 इक्वल टू 135। दोनों x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यूज हैं। दोनों के लिए अगर अपन साइन x की वैल्यू फाइंड आउट करें यानी एफ x1 फाइंड आउट करेंगे तो साइन 45 और एफ x2 फाइंड आउट करेंगे तो साइन 135। इन दोनों के लिए ही क्या आएगा, 1/√2 इक्वल टू 1/√2। मतलब वैल्यू दो डिफरेंट हैं लेकिन दोनों के लिए ही फंक्शन क्या आएगा, इक्वल आएगा। यानी यहाँ पर अपन यूँ कह सकते हैं कि एफ x1 इक्वल टू एफ x2। तो ऐसी स्थिति में फंक्शन है वो क्या नहीं होगा, इक्वल मतलब 1 1 नहीं होगा। अगर 1 1 नहीं होगा इसका मतलब इस इंटरवल में यानी R2R के लिए इसका डोमेन और को डोमेन R से R होने के लिए ये फंक्शन, इस फंक्शन का इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, या फिर आप यूं मान लो कि किसी भी फंक्शन के लिए सबसे पहले अपने को यही बातें पता करनी है कि दिया गया फंक्शन है वो डोमेन से को डोमेन में दो अलग अलग वैल्यू के लिए एक जैसी वैल्यू देता है या फिर एक वैल्यू के लिए एक जैसी वैल्यू देता है। जैसे एक एग्जाम्पल अपन और लेके चलते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है आपके पास है कि एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू है x² प्लस 3। ठीक है, और ये डिफाइन कहाँ से कहाँ पर है कि एफ मतलब एफ है वो डिफाइन होगा आपका
एन टू जेड मान लिया अपन ने, एन टू जेड मान लिया अपन, इसका मतलब x की वैल्यू अपन नेचुरल नंबर रख सकते हैं और जो फंक्शन की कैलकुलेशन आएगी वो नेचुरल नंबर ना आकर के आएगी, इंटीजर में आएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर अपन देखें तो दो अलग, जैसे जहाँ पर अपन जानते हैं कि कोई भी दो नेचुरल वैल्यू है वो ऐसी नहीं होती जिनका स्क्वायर है वो इक्वल आता हो। तो यहाँ पर अपन क्या कहते हैं कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2 बट f(x1) इक्वल टू f(x2)। मतलब अपन ने ये मान लिया कि लेट द फंक्शन इज नॉट ऑफ ए वन टाइप। अगर इन दोनों के अनुसार, यानी दो डिफरेंट वैल्यू अपने पास x1 और x2, जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, वैल्यू इक्वल आ रही है, इसका मतलब दो अलग अलग वैल्यू की डोमेन को डोमेन में अगर एक जैसी वैल्यू आएगी, मतलब दो डिफरेंट वैल्यू के लिए एक जैसी वैल्यू आएगी, इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है, यही अपने को मान के चलना है। अब अपन यही वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो x1 के अनुसार क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 3। अब जैसा कि अपन जानते हैं +3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अगर x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर बचेगा, जबकि x1 और x2 है वो दो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। तो ये बात आपको पहले ही बता दी कि कोई भी दो नेचुरल नंबर है वो ऐसे नहीं हो सकते जिनका स्क्वायर है वो इक्वल आता हो। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या कह सकते हैं कि फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग टू n। ठीक है, यानी अगर ये n से बिलोंग करेगा और ये इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब x1 इक्वल टू x2। यहाँ पर क्या हो गया कि x1 और x2 है वो दो डिफरेंट वैल्यू ना होकर एक जैसी वैल्यू है। अगर ये एक जैसी वैल्यू है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है 1 1 होने के लिए, ये सारी बातें आपको बता दी। ठीक है, अगर इसी फंक्शन को अगर अपन जेड टू जेड डिफाइन करें, x स्क्वायर प्लस 3 को, जैसे मान लो ये मान के चलते हैं अपन कि f(x) इक्वल टू वापिस यही है x स्क्वायर प्लस 3, जबकि f है वो डिफाइन है आपका जेड टू जेड। तो इस बार देखो कि z में, z क्या है, इंटीजर है, और z में आपकी नेगेटिव वैल्यू भी एग्जिस्ट है और पॉजिटिव वैल्यू भी एग्जिस्ट है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जब दोनों वैल्यू एग्जिस्ट होती हैं, तो उस स्थिति में अपने को पता है कि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी उतना ही होता है जितना पॉजिटिव का स्क्वायर होता है। तो ये n टू जेड में डिफाइन होने के लिए तो ये 1 1 था, लेकिन जेड टू जेड में डिफाइन होने पर ये एक मतलब 1 1 नहीं होगा। आई बात समझना? यानी यहां पर अपन क्या लिखेंगे कि x1 डज नॉट इक्वल टू x2, लेकिन f(x1) इक्वल टू f(x2)। तो ऐसी स्थिति में x1 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, वापिस वैल्यू क्या आई, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों अगर स्क्वायर इक्वल आ रहे हैं तो यहाँ पर अपन यूँ लिख सकते हैं कि x1, x2 बिलोंग टू z। सो f(x1) क्या हो जाएगा, सॉरी x1 डज नॉट इक्वल टू x2। तो इस प्रकार फंक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका 1 1 नहीं होगा। समझ में आया? चलो, अब इसके बाद में अपने को देखना है ऑन टू टाइप। तो देखो, अगर अपन इसको ऑन टू टाइप देखें तो ऑन टू टाइप के लिए आपको देखो करना क्या है, जैसे वही फंक्शन है आपका f(x) इक्वल टू क्या था, x स्क्वायर प्लस 3। डिफाइन अपन मान लेते हैं जेड टू जेड मान लो, भले ही n टू जेड मान लो, तो पहले अपन n टू जेड ही मान लेते हैं। अगर अपन n टू जेड इसको डिफाइन माने तो n टू जेड में डिफाइन होने के लिए 1 1 तो आपको पहले बता ही दिया था 1 1 होगा या नहीं, मैनी टू 1 होगा। इसके बाद में अपन ऑन टू और इन टू पता करते हैं। तो देखो ऑन टू के लिए आपको क्या करना है, दी गई ये जो f(x) की वैल्यू है इसकी जगह अपन y रख देते हैं, y रख देते हैं, मतलब y इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इसका ट्रांसफर करके आप y इक्वल टू की बजाय x इक्वल टू फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ से अगर अपन x इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे ट्रांसफर के रूल्स के अनुसार, तो ये x इक्वल टू वैल्यू आएगी √y माइनस 3। ठीक है, अब अपने को ये देखना है कि ये अगर n टू जेड डिफाइन था, ये x इक्वल टू √y माइनस 3 आ गया, तो यहाँ पर अपन एक नया फंक्शन fy मान लेते हैं, तो fy इक्वल टू हो जाएगा √y माइनस 3। अब ये √y माइनस 3 है, ये पता करो आप यहाँ के कोडोमेन से कि कहीं y की ऐसी कोई वैल्यू तो नहीं है जो z में एग्जिस्ट हो, लेकिन उस वैल्यू के लिए n में कोई वैल्यू ना आती हो। जैसे अपन सबसे पहले z में 0 होता है अपने पास, अगर 0 रख देंगे यहाँ पर तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। और जबकि आपको पहले ही बताया था कि रूट में नेगेटिव वैल्यू है वो क्या होती है, डिफाइन नहीं होती। ठीक है, रूट में नेगेटिव वैल्यू है वो डिफाइन नहीं होती। तो यहाँ पर अगर अपन z में से 0 यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रखेंगे तो ये √-3 होगा, और √-3 के लिए n में कोई भी वैल्यू नहीं होती।
तो ऐसी स्थिति में अपन क्या कह सकते हैं कि फंक्शन, ये जो फंक्शन है एफ वाई इक्वल टू रूट वाई माइनस 3, ये वाई इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा। नहीं होगा इसका मतलब ये फंक्शन एफ वाई जो है ये ऑन टू भी नहीं होगा। यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि फॉर वाई इक्वल टू 0, तो फॉर वाई इक्वल टू 0 क्या कह सकते हैं अपन, एफ वाई डज नॉट एग्जिस्ट, एफ वाई डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसी स्थिति में फंक्शन है वो ऑन टू टाइप नहीं होगा। तो ऑन टू टाइप नहीं होगा तो कौन सा टाइप का होगा, इन टू टाइप का। यानी ये पहले 1 तो हो गया था एन टू जेड के लिए, लेकिन ऑन टू नहीं हुआ। तो ऑन टू नहीं हुआ इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, ऑन टू टाइप का नहीं है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू टाइप का नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है। अब इसी फंक्शन को अगर अपन यूं तोड़ के चलें कि जैसे एफ आर प्लस 2 आर में डिफाइन है, सॉरी आर प्लस 2 आर प्लस है और माइनस अपन इंटरवल रख लेते हैं 0 से 3। ठीक है। अब इस इंटरवल के लिए देखेंगे तो इसके लिए फंक्शन है वो 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। ठीक है। यानी वापिस यहीं पर वैल्यू रखनी है अपने को, वैल्यू तो यही आएगी अपनी रूट वाई माइनस 3। अब अगर अपन वाई की वैल्यू इस इंटरवल आर प्लस माइनस 0 to 3 इसमें से रखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि अपन आर यानी वही पॉजिटिव रियल नंबर रख सकते हैं जो वही पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं जो 3 से बड़े होंगे। 3 से छोटे जो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो अपन नहीं रख सकते। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक वैल्यू के लिए यानी जो भी वैल्यू इसकी कोडोमेन में होगी उन सब के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। अगर फंक्शन मतलब डिफाइन होगा इसका मतलब हर एक वैल्यू है कोडोमेन में, हर एक वैल्यू है वो डोमेन की किसी न किसी वैल्यू की इमेज होगी। अगर इमेज होगी इसका मतलब फंक्शन क्या है आपका, मतलब ये 1 और ऑन टू दोनों टाइप का है। और जब एक फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों टाइप का हो जाता है तब अपन कह सकते हैं कि एफ ऑफ सीज 1 एंड ऑन टू टाइप देन मतलब इसके बाद में अपन इसका इन्वर्स है वो बता सकते हैं कि इसका इन्वर्स होगा या नहीं होगा, और अगर है तो कौन सा होगा। तो देन अपन कह सकते हैं देन इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है। एंड इन्वर्स क्या होगा इसका, एंड एफ इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू ये जो फंक्शन अपन वाई माइनस रूट वाई माइनस 3 अपन ने फाइंड आउट किया था ये इस फंक्शन का इन्वर्स हो जाएगा। यानी अपन यूँ कह सकते हैं देन एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू रूट वाई माइनस 3। ठीक है। तो इस प्रकार अपन एक फंक्शन का इन्वर्स और कंपोजिट फंक्शन जो है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा थोड़ा सा और जो मेहनत है वो बढ़ाओ, क्योंकि रिस्पॉन्स से मतलब एक बच्चा है वो पढ़ के अगर वापस बात पूछता है इसका मतलब वो पढ़ रहा है, और अगर नहीं पूछता है इसका मतलब उसने सिर्फ और सिर्फ देखा ही है, उसने सीखा कुछ भी नहीं है। ठीक है। आपको व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिए हुए हैं, जितनी आप दिक्कत पूछोगे उतना ही मुझे विश्वास होता रहेगा कि हाँ आप पढ़ भी रहे हो और ये जो हम कर रहे हैं ये सार्थक हो रहा है। ठीक है। व्हाट्सएप के नंबर वगैरह आपको दिए हुए हैं, आज मैं फिर दे देता हूँ एक बार, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में है नहीं, आप उसी में से लेना, कम से कम पढ़ोगे तो सही, इसी बात है। चलो ठीक है, बाय, कल इसी टाइम फिर मिलते हैं।